अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं सेहत सब के लिए। सर्दी तो है, इलेक्शन का भी जो है वो सीज़न आया हुआ है, बहुत सारे और मसाइल भी है और गैस और बिजली के बिल भी हैं और इन सब से एक चीज़ जो कॉमन होती है और हम सबको आजकल है वो है सर में दर्द। हर किसी के सर जो है वो हर वक्त दुखता रहता है, किसी को नींद नहीं पूरी होती, कोई सोचता बहुत है, किसी का ब्लड प्रेशर रेज्ड होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सर में दर्द के साथ साथ चक्कर भी आने लगते हैं, किसी की आंखों के आगे अंधेरा आता है, किसी को कोई ना कोई ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, किसी को मतली होती है, किसी का बैलेंस आउट हो जाता है और किसी के हाथ पांव भी हिलने लगते हैं या उनको मिर्गी जैसा अटैक भी होने लगता है। सर दर्द क्यों होता है, कैसे होता है, कौन कौन सी डिफरेंट उसकी वजूहात है और सिर्फ सर में दर्द ही नहीं बल्कि आपका दिमाग और आसाब और ये सारी चीज़ें जो हमारी मूवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, इन सबको इन डिटेल डिस्कस करने के लिए हमने सोचा क्यों ना हम दूर करें आपका आज का सर का दर्द बल्कि हमेशा का सर का दर्द। और इसलिए हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर राव सुहेल जो न्यूरो फिजिशियन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे हैं आप? शुक्रिया आपका बुलाने का। और आजकल वैसे सर का दर्द महंगाई की वजह से और हालात की वजह से भी बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करें? हमें कैसे पता चला कि ये सिर्फ इस वजह से सर में दर्द हो रहा है या वाकई हमारे सर के अंदर कुछ पनप रहा है? नहीं, ये तो खैर मैं ज़रा मजाक कर रहा था, लेकिन ये है कि सर का दर्द जो है दुनिया में बहुत कॉमन एंटिटी है और बाहर के मुल्कों में तो वो बहुत ज़्यादा होता है। इसका ताल्लुक जो है बाज़ दफ़ा फैमिली में रन हो रहा होता है, बाज़ दफ़ा इसका वर्किंग से भी रिलेशन होता है कि आप किस जगह पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। तो इसके अलावा ये है कि फिर इसकी टाइप्स होती हैं, प्रॉब्लम्स के वजह से होते हैं, ट्रिगर्स की वजह से होते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि इसकी एसोसिएशन बाज़ दफ़ा मिर्गी या एपिलेप्सी से भी होती है। इसके अलावा भी वर्टिगो के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, चक्कर के साथ। और बाज़ दफ़ा एक साइड कमज़ोरी भी हो सकती है माइग्रेन्स के हेड में। तो कॉमनली जो कॉमन हेडेक्स होते हैं, फिर उनके साथ साथ जो 15 दिन से ज़्यादा महीने में हो या 6 महीने में 3 महीने से ज़्यादा हो तो फिर वो क्रॉनिक काउंट किया जाए। अच्छा, ये जो हम कहते हैं क्लस्टर हेडेक है, टेंशन हेडेक है, बैंड हेडेक है, इसमें हम फ़र्क कैसे बताएंगे? अगर हमारा सिर्फ और सिर्फ जो दर्द इस तरफ हो रहा है, दोनों टेम्पल्स में हो रहा है, तो वो कौन सा हेडेक है? आधे सर वाला हेडेक कौन सा है और पूरे सर वाला कौन सा है? सर के पीछे वाला हेडेक जो है ऑक्सीपिटल हेडेक, वो क्यों होता है? इनका थोड़ा सा डिफरेंस बता दें ताकि उसकी मैनेजमेंट अगले जो है वो उस हिसाब से कर सके। अच्छा, इसमें हेडेक्स में आपको जिस तरह आपने मरीज़ को देखा तो आपने उससे पूछते हैं कि भाई आपको पूरे सर में दर्द है या आधे सर में दर्द है या एक ख़ास एरिया में है। और बड़ा एक बात हेडेक्स बड़े डिमार्केटेड होते हैं, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन के ऊपर होते हैं। और इसके अलावा बैंड लाइक, जैसे आपने कहा कि टाइट बैंड लाइक्स होते हैं, तो नॉर्मली जो है कॉमन हेडेक्स होते हैं जिनकी सेकेंडरी रीज़न हो सकती हैं, साइनसाइटिस हो सकता है, कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिस तरह बुखार के साथ हो जाते हैं, मेनिंजाइटिस के साथ होते हैं, या मेनिंजियल लेयर जो है वो इरिटेट होती हैं, उससे भी हो सकता है, केमिकल्स से भी हो सकता है। तो जो नॉर्मली होते हैं कॉमन हेडेक्स होते हैं, फिर जो ज़्यादा होना शुरू हो जाएं तो फिर उनको क्रॉनिक डेली हेडेक्स कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़्यादातर बच्चों को तो इसलिए हेडेक होता है ना कि उनकी आंखें कमज़ोर होती हैं, उनको स्ट्रेस करना पड़ रहा होता है, उनकी नज़र कमज़ोर है, राइट? जब जैसे जैसे बड़े होते हैं, आपने कहा कि कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं, मेनिंजाइटिस वगैरह, तो मेनिंजाइटल हेडेक को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? क्या उसके साथ बुखार होगा, नेक स्टिफ हो जाएगी, गर्दन के अंदर कुछ अकड़ा हो जाएगा? कैसे पता चलेगा ताकि उन्हें पता चले कि भाई ये आम हेडेक नहीं हो रहा सर में दर्द बल्कि इन्फेक्शन है और मुझे जाके फ़ौरन एंटीबायोटिक जो है वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है? अच्छा, जो बच्चों में है उसमें आप फैमिली काफ़ी डिस्टर्ब भी होती है और ये ज़रूर फ़ौरन आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, स्पेशली न्यूरो फिजिशियन को। तो वो उस डायग्नोज करें कि इस बच्चे को क्यों हो रहा है। और दूसरा है कि अनयूजुअल चीज़ जो है वो क्या है। मसलन है कि एक बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसको एकदम हेडेक्स शुरू हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा फ़ीवर ज़रूरी नहीं होता कि एकदम ज़्यादा 99 भी होता है। वायरल इन्फेक्शन में आम तौर पे टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता। लेकिन यह है कि उनको हेडेक के साथ नौजिया, वॉमिटिंग, रोशनी बुरा लगना, गर्दन में दर्द होना और बाज़ दफ़ा वायरल के साथ अक्सर औकात फिट्स भी पड़ने शुरू हो जाते हैं।
तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। उसमें आपको करीब तरीन जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जाना चाहिए और डॉक्टर रिलेटेड फील्ड से उससे डिस्कस करना चाहिए। फिर उसके लिए फिर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, मसलन है कि रूटीन के सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं, उनका एमआरआई भी कराना चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब, पहले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बोल रही हैं, कहाँ से? जी मैं नाजिया अकरम बात कर रही हूँ चकशसी से। जी पूछिए, क्या पूछेंगे आप? जी दरअसल मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द रहती है ठीक। और आंखों की बनाई भी मतलब एक आंख की थोड़ी कम महसूस होती है मुझे। ठीक है, आपकी उम्र बता दीजिए। जी मेरी उम्र 35 साल है। अच्छा, और आपको कोई शुगर वगैरह कोई और चीज है? जी नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इनसे पूछें, कुछ और पूछेंगे कि इनको क्यों होता है सर में दर्द, कोई और रीजन पूछना चाहेंगे? आपकी नजर, आपने कहा एक आंख की कम है? जी हाँ। अच्छा ठीक। अच्छा ये बताइए कि आपका जो सर का दर्द है ये कितने अरसे से है? ये काफी अरसे से है, मैंने चेक करवाई थी, उन्होंने कहा कि ऐनक लगेगी। जब मैं ऐनक लगवाने के लिए गई तो उन्होंने कहा कि ऐनक नहीं लग सकती, आपकी आंख का ऑपरेशन होगा। लेकिन उन्होंने क्यों कहा आँख का ऑपरेशन होगा, कोई वजह बताई उन्होंने? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। कहते हैं कि ना आपकी एक आंख की ना बिनाई बहुत कमजोर है, लेकिन जब मैं देखती हूँ ना एक आंख को बंद कर कर तो मुझे इतनी महसूस नहीं होती कि कम है। अच्छा, तो आपको दो दो तो नहीं नजर आते? नहीं नहीं। अच्छा, ये जो हेडेक है ये आधे सर का है या पूरे सर का है? पूरे सर का। और ये रोजाना होता है या कभी कभी होता है? नहीं रोजाना, अब तो मतलब सर्दियां है ना तो रोजाना ही होता है। और ये बताएं कि इसके साथ आपको नेक में पेन होता है या साइनस, जी हाँ। नाक तो नहीं बंद नेक में रहती पेन होती है। अच्छा, और नाक तो नहीं बंद रहती है आपकी? नहीं बिल्कुल नहीं। छींकें वगैरह तो नहीं आती हैं? नहीं। अच्छा, और ये इसके साथ आपको उल्टी या दिल खराब होता हो या नहीं। आप ऐसा नहीं होता, चक्कर आते हैं आपको? जी हाँ, चक्कर मुझे आते हैं, कमजोरी महसूस होती है मुझे। अच्छा, इसमें मेरा मशवरा आपको ये होगा कि आप शहबाज ज़रा आई स्पेशलिस्ट को दोबारा दिखाएं। जब तक रीज़न ना हो किसी चीज़ का, ऑपरेशन का, तो वो ऑपरेशन नहीं कराते। और अगर खुदा ना करे आपका जो हेडेक है उसमें ऑपरेशन की वजह है कोई, तो उसके लिए आपको एमआरआई कराना चाहिए और उसके बाद जो है आपका दवाइयों के साथ इलाज किया जाएगा। अगर कोई ऐसा कॉज है जिसकी वजह से आपकी बिनाई आँख के पर्दे के पीछे या कोई ऐसी चीज़ है, कोई आपको खुदा ना करे कोई रसौली या कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है जो आपकी आँखों की रोशनी को ख़राब कर रहा है, उसको देखना पड़ेगा। क्योंकि आपकी रोशनी आँख की जो है वो मुसलसल ख़राब है, तो इसका ऐसा मसला नहीं है कि जिसमें माइग्रेन में वक्ती तौर पे आपकी आँख की रोशनी कम हो जाती है फिर ठीक हो जाती है। तो मेरा मशवरा ये है कि आपको अपने ब्लड के टेस्ट कराने चाहिए, आई का दोबारा मुआयना कराना चाहिए, फंडोस्कोपी करानी चाहिए, आई का प्रेशर चेक कराना चाहिए और एक एमआरआई ब्रेन कराना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे इन्होंने कहा कि आपने बताया कि बहुत सारे आई के रीजंस भी हो सकते हैं, काला मोतिया हो सकता है या आपको पीछे से किसी ना किसी चीज कोई प्रेशर वाली लीजन होती है। तो ये जो ब्रेन ट्यूमर होता है, जैसे लोग बहुत ज्यादा डरते भी हैं और अक्सर ज्यादातर तो यही दिखाया जाता है कि अचानक कोई जा रहा था, वो बेहोश हो जाता है, उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ गया या बहुत जोर का उसको सर में दर्द अचानक हो गया। इसके अलावा कौन से ऐसे वार्निंग रेड फ्लैग साइंस हैं कि जिन पे इंसान को पता होना चाहिए कि नहीं, मैं अब फौरन जाऊं और डॉक्टर को जाके एमआरआई करवाऊं ताकि मुझे पता लग जाए कि खुदा ना खास्ता मेरे अंदर कोई ऐसा ट्यूमर तो नहीं पनप रहा? जी अच्छा, इसमें जो ट्यूमर है उसके सिलसिले में यही है कि मैंने जैसे बताया कि एक इंसान है वो बिल्कुल ठीक ठाक है और उसको पहली दफ़ा ऐसे होता है कि उसको आँख के आगे ब्लरिंग होती है और फिर हेडेक होता है, वॉमिटिंग होती है, बैलेंस ख़राब हो जाता है। तो ऑब्वियसली उसको हर सूरत में, क्योंकि कभी ये वाक़या पहले नहीं हुआ, तो उसको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसा मसला ना हो। अच्छा चलिए नेक्स्ट कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मिसेस तईम बोल रही हूँ इस्लामाबाद। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? क्या पूछेंगी आज आप डॉक्टर साहब से? जी डॉक्टर साहब से मैंने पूछना है कि कोई बच्ची हो और उसको जरा सा भी हेयर बैंड या वो सख्त बांधे ना पोनी,
तो उसके पूरे दिमाग में भी दर्द होता है और उसको वोमिटिंग भी आने लगती है, रंग पीला हो जाता है। अच्छा। तो ये इसकी क्या टेस्ट करवाएं? आंखें भी ठीक जी, ये बच्ची जो है उसकी उम्र क्या है? जी 7-8 साल। और ये कब से है उसको बैंड अगर आप बांधती हैं तो हेडेक होता है, वॉमिटिंग? स्कूल जाती थी तो उसको बांधते हैं तो वो उसको कुछ दिल खराब होता रहता है और पूरे सर में दर्द होता है। नहीं, उसके अलावा भी सर में दर्द होता है या सिर्फ बैंड के वक्त ही होता है? नहीं 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 नहीं, उसके अलावा कभी नहीं हुआ। अगर बाल सिर्फ बैंड से होता है? और कितनी देर रहता है? जब तक उसको खोलते नहीं, आंखों बाल सख्त होते हैं ना, तो जब तक खोलते नहीं उसके सर में दर्द रहता है और आंखें भी रेड होती है और दिल खराब होता रहता है। दिल खराब। अच्छा, ये जो बच्ची है ना, इसमें टेंडेंसी है, इसको वैस्कुलर हेडेक्स हैं। अच्छा। तो जब ये टाइट बैंड करते हैं तो सर्कुलेशन खींचती है, नर्व खींचते हैं, तो फिर इसको नॉजिएटिंग फीलिंग होती है, यानी कि दिल उसका ख़राब होता है। तो एक तो आप कोशिश करें कि जो बैंड है ना लूज़ करें और उसको ज़्यादा खींच के ना बांधें। अक्सर माएँ जो होती हैं वो बड़ा खींच के बच्चे को जो करती हैं और वो टाइट कर देती हैं, जिस पे वो रिलैक्स रहे वो इस तरह करें। अगर सिर्फ इसी की वजह से है तो उसके नर्व खींचते हैं तो आप उसको लूज़ रखें। और लेकिन इसके अलावा भी आप देखें कि उसको हेडेक्स वगैरह होते हैं, कभी कभी होते हैं, तो फिर हो सकता है कि उसको माइग्रेन हो। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा ये वैस्कुलर हेडेक्स हैं जो रगों से रिलेटेड होते हैं दिमाग की, तो कुछ लोगों को आजकल स्पेशल सर्दियों में माएँ क्या करती हैं, बहुत सारा जैसे टोपियां पहना देती हैं बच्चों को और टोपी के साथ ही सुला देती हैं। तो क्या बच्चे को टोपी के साथ सुलाना ठीक है या बहुत टाइट टोपियां पहना देना या ये सब करना सही होता है? और बहुत सारे लोग जो जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको उसके इधर माथे को दबाने लगते हैं, इधर उधर उसके स्कल को शेप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इसमें नुकसान हो सकता है बच्चे को, उसके दिमाग को, उसकी रगों को? ये बताइए ज़रूर। जो बच्चा पैदा होता है तो ओबियसली उसका भी दिमाग की जो ब्रेन की बोन्स होती हैं उनमें वक्फा होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता जुड़ता है ओवर द टाइम, क्योंकि ब्रेन ने एक्सपेंड होना होता है। तो जो शेपिंग होती है अक्सर औकात जो है वो नॉर्मल तरीके से जिस तरह गाइडलाइंस देते हैं आजकल, ये पुरानी ज़्यादा बातें हैं कि किस तरीके से बच्चे को गोले में रखें ताकि उसका जहन जो है वो दिमाग जो है उस तरह डेवलप हो। ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ब्रेन ने एक्सपेंड होना होता है, अपनी जगह खुद लेता है। तो अगर उसको इसके साथ साथ वॉमिटिंग वगैरह हो रही है या कोई और मसले पैदा हो रहे हैं तो फिर डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि बैंड लगाना या इन चीज़ों से ट्रिगर होता है, तो ओबियसली जो आपका ब्रेन होता है उसकी जो झिल्लियाँ होती हैं उसके साथ ब्लड के साथ नर्व भी जा रहे होते हैं। जब आपका स्ट्रेच वहाँ पैदा होता है तो वो फिर पेनफुल होता है, तो उसकी कई सिम्टम्स हो सकती हैं, नोज़िया वॉमिटिंग भी होती है। फिर ये जब बढ़ती है तो फिर आपको रोशनी बुरी लगना शुरू हो जाती है, फिर उसके साथ अदर सिम्टम्स। तो ये जो हम माइग्रेन की बात करते हैं, आधे सर का जो हेडेक होता है, जो आपने अगर रात को नींद पूरी नहीं की या आपने कैफीन ले ली, कुछ लोगों को आदत उसकी हो जाती है, या बहुत ज़्यादा फ्लैशिंग लाइट्स में चले गए या हाइपर वेंटिलेट कर रहे हैं, सांस हो, तो उनको शुरू हो गया, ट्रिगर हो गया भूखा रहने से, और उसके बाद वो कई कई दिन चलता रहता है। तो अक्सर मैंने तो आपको प्रैक्टिस करते हुए देखा, तो आप लॉन्ग टर्म मेडिकेशन भी देते होते थे कि भाई आप ये लॉन्ग टर्म लेना शुरू हो जाएं तो आपका माइग्रेन कंट्रोल्ड हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस लॉन्ग टर्म मेडिकेशन के ऊपर बात करेंगे कि इसका क्या फ़ायदा है, प्रोफिलैक्सिस जो है जिसमें कि आप ये लेते रहें तो फिर आपको माइग्रेन के अटैक्स उतने सिवियर नहीं होते, और साथ साथ वॉकिंग पे भी जो आप स्ट्रेस करते हैं। अच्छा, मैं जो प्रैक्टिस में भी यही कर रहा हूँ और अक्सर औकात देखता हूँ कि जो मरीज़ हैं, अच्छा एक कॉन्सेप्ट ये है कि हर मरीज़ जो भी होगा वो पहले ही अपनी डायग्नोज बता देता है कि जी मुझे माइग्रेन है। तो उनके जहन में कॉन्सेप्ट ही ये होता है कि आधे सर का दर्द है। माइग्रेन ज़रूरी नहीं होता आधे सर में हो, दोनों साइड पे भी हो सकता है, पूरे में भी हो सकता है, थ्रॉबिंग भी हो सकती है, बाज़ दफ़ा ऑक्सीपिटल रीजन में भी हो सकता है। की तरफ और फड़कना। इसकी जो टाइप्स होती हैं, ये ब्रेन की जो सर्कुलेशन डिस्टर्ब होती है उसके हिसाब से होता है। तो जिस तरह बाज़ माइग्रेन होते हैं वो एक साइड कमज़ोर हो जाती है आपकी, फिर 2-3 दिन रहती है, फिर ठीक हो जाता है। तो इसकी वैरायटीज़ होती हैं। और बाज़ दफ़ा ब्रेन स्टेम का होता है जिसमें पेशेंट जो है वो नोज़िया वॉमिटिंग के साथ साथ वो बैलेंस उसका ख़राब हो जाता है। ठीक। तो उसमें ये है कि उसका अगर पहले नहीं हुआ या उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, यानी कि महीने में एक आध दफ़ा हो रहा है, तो उसको लॉन्ग टर्म मेडिसिन नहीं देते। लेकिन उनको एहतियात ज़रूर बताते हैं, डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं,
फैमिली हिस्ट्री जो है वो भी बड़ी ज़रूरी होती है कि माइग्रेन्स अक्सर औकात, क्योंकि माइग्रेन की रेशो फीमेल्स में ज़्यादा होती है, तो अक्सर फैमिली में मदर साइड पे या मदर को या खाला वगैरह को उन लोगों में होता है, बहन भाइयों में भी होता है। तो आपको ये देखना चाहिए कि बड़ी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है फैमिली की। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, यानी कि हफ्ते में उसको 3 दिन से ज़्यादा हेडेक्स रहते हैं, तो इसका मतलब है कि वो उसकी वर्किंग कंडीशंस जो हैं वो भी देखनी चाहिए और उसमें हेल्प करनी चाहिए। तो ऐसा जो मरीज़ है उसको नॉर्मली जब आप एडवाइस करते हैं तो उसके साथ सिर्फ मेडिसिन नहीं होती हैं, पहले आप उसकी बैकग्राउंड देखेंगे, फिर उसके बाद उसको डाइट का बताएंगे। जिस तरह आपने कहा ट्रिगर फैक्टर्स जो है ना वो किस चीज़ से उसको नॉर्मली होते हैं, जिस तरह खाली पेट रहने से, तेज़ लाइट से, कुछ और चीज़ हाँ और चॉकलेट से। उसका सिंपल रूल ये है कि अगर आपने हेडेक हुआ और बीच में आपको 2-3 हफ्ते नहीं रहा तो आप ज़रूर सोचें कि आपने क्या खाना खाया जिसके बाद आपको हेडेक शुरू करें। अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं और फिर वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर ताहिरा, मैं कराची से याहिया बात कर रहा हूँ। जी बताइए। और अच्छा आपका शो हो रहा है। मेरा एक सवाल ये कि जो मेरे भाई के साथ ये हुआ था, डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि एक शख्स है जिसके सर में मुसलसल दर्द हो रहा है, तो हम दर्द हो रहा है वो डॉक्टर के पास जाने जनरल प्रैक्टिशनर के पास ही जाता है ना, तो पेन किलर दे देता है या जो भी दवाई दे देता है। तो मेरे भाई को मुसलसल वो पेन किलर देते रहे और उन्होंने कोई उसको टेस्ट वगैरह नहीं कराया। कुछ दिनों बाद उसको एक सीवियर पेन हुआ और हम लोग जब उसको हॉस्पिटल ले गए, उसको वो फेंट हो रहा था, तो वो डॉक्टर साहब ने उसका जब सीटी स्कैन किया तो उसका जो ब्रेन में न्यूरॉन्स थे वो तकरीबन मर गए, तो पैचेस आ गए थे ब्रेन के अंदर। तो डॉक्टर ने कहा इसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा, और फिर वो काफी अर्से पैरालाइज होने के बाद उसकी डेथ हो गई, इनकेफ्लाइटिस हो गया था उसको। लेकिन डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन जो है ना कि हम जब जीपीज के पास जाते हैं वो पेन किलर देके काफी लंबा पीरियड खींच लेते हैं, उसके बाद मुझे कंसल्टेंट के पास जाता है तो काफी लेट हो चुकी है। ये कैसी प्रैक्टिस है, इसको ये इसके बारे में जरा फरमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा ही रेलेवेंट सवाल है। वो कह रहे हैं कि जीपीज पेन को मास्क कर देते हैं और न्यूरोफिजिशियन और न्यूरोसर्जन का भी फर्क नहीं पता होता, तो थोड़ा सा बताइए ये एनकेफेलाइटिस ये जो है बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इसमें सिर्फ डॉक्टर ही नहीं कसूरवार होते, जो अटेंडेंट्स होते हैं या उनके रिश्तेदार होते हैं उनकी भी कोताही होती है। असल में नॉर्मली अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लोग हैं उनमें गुर्बत का तनासुब बहुत ज़्यादा होता है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि जीपीज़ वगैरह के पास जाएं और फ़ीस से बच जाएं। उनकी अपनी फ़ीस होती है, लेकिन होता यह है कि जब हेडेक्स वगैरह की नॉर्मल दवाइयाँ देते हैं कि शायद ये ठीक हो जाए, तो उसके अंदर फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेकिन मेरा मैसेज ये है कि अगर कोई पेशेंट है उसका हेडेक ठीक नहीं हो रहा और वो घड़ी घड़ी हो रहा है, उसके साथ सिम्टम्स अलहदा भी आ रही हैं, जिस तरह आपने बताया इंसेफेलाइटिस है, तो जो है उसमें फिर कॉज देखना होता है। उसके साथ उसको नेक में पेन होता होगा, रोशनी बुरी लगती होगी, उल्टी भी आ सकती है, बाज़ दफ़ा फिट भी पड़ जाते हैं अक्सर औकात। बल्कि तो आप लोगों को खुद चाहिए कि जो डॉक्टर हैं क्वालिफाइड हैं उनको रिव्यू करें। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये भी है कि जिस तरह आप कराची में रह रहे हैं तो आप वहाँ पे भी अप्रोच कर सकते हैं। ओपीडीज़ में रश तो होता है लेकिन वो डायग्नोज हो जाता है। तो और दूसरा है कि फिर एन्सेफेलाइटिस अगर हुआ और उसने नॉर्मली तो सीटी स्कैन पे नज़र नहीं आता, उसमें अगर हेडोसेफेलस हो जाए उस टाइम पे तो आता है, लेकिन इसका एमआरआई जो है वो ज़रूरी होता है। तो बेसिकली न्यूरोफिजिशियन के पास जाना और पूरी इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत ज़रूरी है। अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? जी वालेकुम सलाम जी, मैं गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ, रनल कुमार जी। पूछिए जी। मुझे ना 6-7 मंथ से डिस्क स्लिप है। ठीक है। तो अब हराम मगज में मसला आ रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं। ठीक है। तो आधे सर में दर्द होता है तो बाजू में भी दर्द आता है। बाजू में भी दर्द आता है। और आपकी उम्र? मेरी 26 ईयर्स है सिर्फ। जी। अच्छा, एक इनको आधे सर का दर्द है, बाजू में दर्द है? आधे सर का दर्द है और साथ बाजू भी आधे, मतलब एक बाजू में आ रहा है दर्द? जी जी, लेफ्ट में आ रहा है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है कह रहे हैं। सर भारी भी होता है। सर भारी भी होता है। और आपकी वो चाल भी मुतासिर हो रही है, चाल या बोलना चालना?
हाँ जी हो रहा है, दोनों चीजें भी मुतासर हो रही है। आपने जाके कराया है डिटेल इन्वेस्टिगेशन, एमआरआई? एमआरआई करवाई है मैंने, दो तीन एमआरआई करवाई है, सीटी स्कैन नहीं करवाई। तो क्या आया उसमें? उसमें डिस्क स्लिप आई है, तो हरा मगज दबा हुआ कह रहे। हरा मगज दबा हुआ। आपका ब्लड प्रेशर, शुगर है आपको? ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, शुगर नहीं है। शुगर नहीं। ब्लड प्रेशर की अद्वियात लेते रहें आप, और अगर आपका एमआरआई जो है वो नॉर्मल है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लेफ़्ट साइड पे बाजू में पेन है उसकी गर्दन से भी वजूहात हो सकती हैं। अगर ये ख़ास वक्त हो रहा है, यानी खाने के बाद हो रहा है, चलने से हो रहा है, तो फिर आपको अपना कोलेस्ट्रॉल भी चेक कराना चाहिए, इको भी कराना चाहिए, ईसीजी भी कराना चाहिए। और गर्दन के लिए वो देखना पड़ेगा कि आपके मोरों में क्या इशू है। तकिया जो है वो अपना सॉफ्ट रखें, बड़ा ऊंचा नहीं होना चाहिए, जो सिर्फ गर्दन का गैप जो ये इस साइड पे होता है उसको फिल करें। और फिर अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है जिसमें गर्दन झुका के काम करते हैं, ज़्यादा देर तक कंप्यूटर पे, या हथौड़े वाला काम है गर्दन झुका के, या कोई ऐसी वर्किंग है जिसमें गर्दन एक पोजीशन में रखते हैं, तो उसको आप गाहे बगाहे चेंज करते रहें ताकि प्रेशर ना बिल्डअप हो। अच्छा डॉक्टर साहब, इनको तो मोरो का मसला या शायद इनकी नर्व्स कंप्रेस हो रही हैं कुछ इस तरह का, लेकिन जो स्ट्रोक होता है, फालिज, जो कि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा कॉमन है, उसके भी तो कुछ इसी तरह के सिम्टम्स होते हैं ना, कि जैसे ही देखें कि चेहरे के तासुरात भी बदल गए हैं, एक तरफ जो है वो खाना गिरना शुरू हो गया, फिर एक बाजू जो है वो हैवी होके एक तरफ हो गया, या फिर उसकी स्पीच में प्रॉब्लम आ गया। तो जैसे ही कोई किसी को इस तरह के सिम्टम्स आने लगे तो उन्हें हॉस्पिटल जैसे फ़ौरन जाना चाहिए। पहले कॉलर ले लेते हैं और फिर आप स्ट्रोक के ऊपर आपसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़हरा अभी शेखपुरा से बात कर रही हूँ। जी पूछिए। मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मेरी बेटी है, उसकी उम्र 21 साल है, वो यूनिवर्सिटी जाती है, वो जब भी धूप में जाती है तो उसके सर में दर्द होता है, तो इसके लिए कोई रेमेडी या कोई इलाज क्या है कि? और जी ये वन ऑफ द ट्रिगर फैक्टर्स। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप आंसर सुनिए। जी जी बिल्कुल, ये जो धूप में जाना या तेज़ लाइट से, चमक से, या खाली पेट रहने से, या सर्टन फूड खाने से अगर कोई हेडेक होता है, ख़ास वजह से होता है, तो वो ट्रिगर होता है। यानी ट्रिगर का मतलब है उससे वो तेज़ हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि बच्ची को धूप में जो है ना जाने दें, या अगर जाना ज़रूरी है तो सर के ऊपर मोटा कपड़ा रखें, छतरी रखें, हैट रखें, या बच्ची को बता दें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और बाज़ दफ़ा खाली धूप से नहीं बल्कि तेज़ लाइट जो होती है उससे भी ट्रिगर हो जाता है। तो धूप में, गर्मियों में स्पेशली, तो बच्ची को ग्लासेस पहनने चाहिए, सन ग्लासेस, ताकि ये ट्रिगर ना हो। तो ये तो आसान तरीका है कि सिर्फ अगर उसका यही ट्रिगर है तो इससे बच लें, तो नहीं होगा फिर ये। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा है ये वाले ट्रिगर हैं, खाली पेट रहना है, लाउड म्यूजिक सुनना है, कोई ख़ास किस्म की बार बार बैंगिंग किस्म की आवाज़ को सुनना, ये सारे ट्रिगर्स हो सकते हैं, हम इनको अवॉइड करें। तो बहुत सारे लोग मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स भी कहते हैं, तो क्या ये मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स या जो बीटा ब्लॉकर्स वगैरह है ये हेल्प करते हैं लॉन्ग टर्म कंट्रोल में? देखिए, मैंने आपको शुरू में भी प्रोग्राम के बताया है कि जो माइग्रेन्स होते हैं अगर वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएं तो वो खाली मेडिसिन से हेल्प आउट नहीं होते। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि मैं अक्सर अपने मरीज़ को समझाता हूँ कि आप सिंपल अल्फाज में, आपकी एक बॉडी की इनर एनवायरनमेंट होती है और एक बाहर की एनवायरनमेंट है। बाहर की यह है कि यहाँ पे जहाँ बैठे हैं ठंड हो रही है तो मुझे अभी छींक आ गई है, ठीक है। तो उसमें यह है कि अंदर की जो बॉडी है इस ठंड से बचने के लिए वो हीट जनरेट कर रही है, ठीक है, आपस में मुकाबला कर रही है। तो जब तक वो अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं, हीट इंक्रीज करेगा, बाहर के बराबर करेगा, ये दोनों का मुकाबला होता है। तो इसी तरह जो माइग्रेन है उसमें आपको इनर सिस्टम जो है वो तेज़ होता है केमिकल्स की वजह से, फूड की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, और एक बाहर की इन्वायरमेंट होती है, मतलब धूप से, बहुत ज़्यादा ठंड से, चमक से। तो इसको बैलेंस करना है। तो हर चीज़ जो है वो आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है, बाद दफ़ा आपको मजबूरन जाना पड़ता है। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको दरमियाने मौसम में 20 मिनट
वॉक करनी चाहिए ताकि बॉडी आपकी रिएक्ट ना करे। तो जब रिएक्ट नहीं करेगी तो वो ट्रिगर नहीं होगा। अच्छा, अब हम फालिज पे वापस आते हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रोक की मैनेजमेंट के बारे में बताएं कि जैसे ही किसी को ये आने लगे इस तरह के सिम्टम्स तो वो क्या करें और उसकी क्या मैनेजमेंट, और एक दफ़ा स्ट्रोक हो जाए तो फिर उससे रिकवर करने के लिए क्या है? अच्छा, ये स्ट्रोक के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आम तौर पे सब लोगों को समझना चाहिए कि स्ट्रोक जो है सडन ऑनसेट होता है, ये इवेंट होता है, ये लंबा नहीं इंतज़ार कर रहा होता। तो जब भी नॉर्मली इसकी बैकग्राउंड होती है, बाज़ दफ़ा यंग लोगों में भी होता है, लेकिन वो फिर हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि यंग लोगों में स्ट्रोक के जो कॉजेज़ हैं वो डिफरेंट है। नॉर्मली 55 के बाद होता है। तो अगर उनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, यानी कि रिस्क फैक्टर्स है, स्मोकिंग करते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, फैमिली हिस्ट्री है, एज ज़्यादा है, तो ये सारे जो हैं और लाइफ स्टाइल जो है वो बैठने वाला है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। तो एक तो आपको ये देखें कि जिन लोगों में रिस्क फैक्टर्स हैं उनको ये ज़्यादा होता है। तो उसके लिए ये है कि क्योंकि सडन हो और उसमें हेडेक हो, आदमी का कोई साइड कमज़ोर हो जाए या बोलने में मुश्किल हो या कि एक आंख से रोशनी चली जाए, बाजू कमज़ोर हो जाए। स्ट्रोक ज़रूरी नहीं है कि एक साइड का हो, बाज़ दफ़ा सिर्फ बाजू कमज़ोर होती है, बाज़ दफ़ा एक टांग कमज़ोर होती है, ओवर द टाइम फिर ऐसे ऐसा डेवलप हो जाती है। तो आपको अगर ये कोई अलामात हैं, मुंह का टेढ़ा हो जाना, आँख की रोशनी चला जाना, या बोलने में मुश्किल होना, या एक बाजू कमज़ोर हो जाना, या बाजू और टांग कमज़ोर है, तो उस लिए इमीडिएटली आपको रश करना चाहिए इमीडिएटली ऐसी फैसिलिटीज़ की तरफ जहाँ पे सीटी स्कैन MRI हो। बाकी इन्वेस्टिगेशन वहाँ जाके हॉस्पिटल में हो जाता है। और जितना जल्दी एक्शन लिया जाएगा उतना ज़्यादा आपकी जान भी बच सकती है और आपको फालिज से भी बचाया जा सकता है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमेशा के लिए इम्प्रूव हो सकती है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहला घंटा आपके पास गोल्डन टाइम होता है, उसी में जो एक्शन लेना और उसमें TPA जो देते हैं दवाई जिससे क्लॉट जो है वो टूट जाता है, वो जो है वो भी उसकी विंडो है, वो भी बेस्ट विंडो जो है वो 1 आवर है, लेकिन 3.5 यानी कि 3.5 घंटे से 4.5 घंटे तक भी जा सकती है, लेकिन बेस्ट रिजल्ट आपको विद इन 1 आवर और मैक्सिमम 2 आवर मिलता है। तो बेसिकली एक्शन टाइम इज एवरीथिंग। अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? जी कौन बोल रहे हैं? जी मैं फ़हीम बात कर रहा हूँ कराची से। जी पूछिए फ़हीम साहब। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा बेटा है, अपना 4 साल उम्र है, और बचपन में वो नजर थी उसकी, तकरीबन 4-5 माह तक उसकी नजर थी जी। तो उसके बाद उसके ना बुखार हुआ उसको। ठीक है। बुखार उसको दिमाग की तरफ हुआ, उसके बाद नजर उसकी चली गई। अच्छा ठीक है। फिर डॉक्टर को चेकअप करवाया तो उन्होंने कहा कि दिमाग की नसें थोड़ी सी कमजोर हैं इसकी। ठीक है। तो इसको दिमाग की दवाई भी दी है जी, उससे थोड़ा सा आराम आया है। अभी आपका लाइव प्रोग्राम चल रहा था तो इसमें हमने देख के तो आपको कॉल की, आपने करा दें हमें। जी डॉक्टर साहब, इनसे आप कुछ पूछना चाहेंगे? और जो आपका सवाल मैं समझा हूँ उसमें आपने कहा है कि आपका बेटा जो है वो 4 साल का है और उसको पहले से आँख की रोशनी कम हो रही थी, और फिर आपने डॉक्टर से रिव्यू किया तो उन्होंने ब्रेन में मेरे को कोई वो कह रहे हैं दिमाग की कमजोरी पहले ठीक था और फिर बुखार के बाद नजर चली गई। नजर तो पहले से ही जा रही थी। नजर पहले से नहीं जा रही थी, जब बुखार हुआ है उसके बाद उसकी नजर चली गई। अच्छा, अगर आपका ये सवाल है कि बच्चा जो है वो पहले नज़र ठीक थी और बुखार के बाद नज़र गई है, ये ज़रा हमें कंफर्म करना पड़ता है। तो उसमें अगर ये सिलसिला है तो फिर आप बच्चे का MRI ब्रेन कराएं। अगर उसके ब्रेन का जो वेंट्रिकल्स यानी कि पानी वाला हिस्सा जो है वो बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, या वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो प्रेशर डाल के आँख की रोशनी ख़राब कर ली है, तो उसमें फिर है सर बिल्कुल आपने सही कहा सर, बिल्कुल है ये जगह उसकी बिल्कुल उनकी ये वो। हाँ, तो उसमें बेहतर है कि आप एक अगर आपके पास MRI है तो आप
अच्छे न्यूरो सर्जन से मिलें कि वो अगर शंट वगैरह डाल के इसको बेहतर कर सकता है या नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए कितना इस तरह ये गाइड करना लोगों को कितना ज़रूरी है कि एक वजह से अगर कोई प्रेशर पड़ रहा है और उसका सर्जरी हो जाए तो वो से ठीक हो जाता है। एक और चीज़ जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मिस डायग्नोज भी होती है और एक्सप्लॉइट भी होती है वो मिर्गी है। जैसे ही किसी को मिर्गी का अटैक होता है तो उसे कभी कोई जूता सुंघाता है, कभी कोई उसे डंडे मारता है कि उसके अंदर का जिन निकल जाए, और बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें उससे एसोसिएटेड हैं, टैबू। तो मिर्गी के बारे में आप, एक तो टाइप्स ऑफ मिर्गी, ज़रूरी तो नहीं है कि हर किसी में उसको वो अटैक फिट ही पड़े, बल्कि कुछ बच्चों को जैसे एब्सेंट अटैक भी हो जाता है, बैठे बैठे वो कहीं और किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं, उनकी आंखें ऊपर की तरफ हो जाती हैं, वो खो जाते हैं। तो मिर्गी को कैसे डायग्नोज करना है, कौन से स्पेसिफिक टेस्ट हैं, और फिर जो दवाइयाँ लेनी है वो कितने अरसे तक लेते रहना है, कैसे लेनी है, कंप्लायंस क्या है, उसके बारे में भी बात कीजिए। अच्छा, जो मिर्गी है वो हमारा कॉन्सेप्ट है कि नॉर्मली जब भी हम मरीज़ों से उनके शिकायत सुनते हैं तो वो अक्सर ये कहते हैं, नहीं जी हमारा जो बच्चा है वो गिरता तो नहीं है, उसके बाजू तो नहीं टेढ़े होते और ना उसके मुंह से झाग निकलती है, तो ये मिर्गी नहीं है। तो एक ये अक्सर औकात होता है, खुद ही डायग्नोज कर लेते हैं। और दूसरा ये है कि एक अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में और वैसे भी इसको एक तरीके से स्टिग्मा समझा जाता है। माँ बाप होते हैं, बच्चियाँ अगर उनको ये मसला हो तो वो इस बात को छुपाते हैं कि ये ना हो, तो एक टैबू ना बन जाए। तो अक्सर औकात वो सुनना नहीं चाहते कि ये मिर्गी है। तो उसके लिए ये है कि मैं उन लोगों को अब समझाता हूँ कि एक नाम से इतनी नफरत करना जो है वो ज़रूरी नहीं होता। आपको असल चीज़ ये होती है कि उसकी कॉम्प्लिकेशन समझिए कि अगर एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको एक टाइप्स के, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि एब्सेंट सीजर होते हैं जिसमें माइंड फॉर ए वाइल खाली हो जाता है, उसमें ज़रूरी नहीं होता कि बेहोश हो। तो बाद दफ़ा सिर्फ बच्चा ब्लिंक करता है और स्टेयर करता है फॉर ए वाइल, फिर ठीक हो जाता है, फिर घड़ी घड़ी करता, दिन में कई 100 दफ़ा करता है। हमारे पास मरीज़ ऐसे भी आते हैं जो माएँ शिकायत लेती हैं कि मेरा बच्चा बड़ा अच्छा पढ़ रहा था, अब वो पढ़ता नहीं है, ध्यान नहीं देता, इसके टीचर कहते हैं कि इसका दिमाग कहीं खोया रहता है। तो फिर जब हम उनका EEG टेस्ट कराते हैं, ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो उसमें फुल होता है कि वो एपिलेप्सी की तरफ होते हैं। फिर ट्रीटमेंट देते हैं तो वो दोबारा से अच्छा पढ़ना भी शुरू हो जाता है और उसकी जो शिकायत हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। जो मिर्गी है वो एक जनरलाइज टाइप की होती है, एक फोकल यानी कि एक ख़ास हिस्से से उठती है। तो उसकी फिर आगे क्लासिफिकेशंस हैं, तो ये बहुत सारा किस्मों की होती हैं। तो जो जनरलाइज होती है उसमें तो आम लोगों को भी पता है कि गिर जाता है, टॉनिक क्लोनिक फेज होता है, फ्रॉथिंग होती है, चोट लग जाती है। और जो एक होता है फोकल, एक यानी कि एक एरिया से स्टार्ट होती है फिर दूसरी जगह फैलती है, तो उसमें स्टार्ट तो डिफरेंट होता है लेकिन उसमें बेहोशी भी बाज़ दफ़ा हो जाती है। तो बेसिकली सबको कंट्रोल करना चाहिए मेडिकेशन से। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से, कॉलर की जानिब? जी कॉलर की तरफ। मैं जी खालिद महमूद बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी पूछिए खालिद साहब। मेरी बेटी है, एज उसकी तकरीबन ना 15-16 साल के करीब है जी। और वो 10th क्लास की तालबा है। उसका सर में जो है ना आधा दर्द होता है, ये बाईं साइड की आंख से लेके ना पीछे चले जाए कान की लो तक जो है ना यहाँ पे। और हमने यही फर्द लोकल डॉक्टरों से इसका चेकअप वगैरह करवाया, कोई हॉस्पिटल में या कोई टाइम है तो उसको मुकम्मल चेकअप नहीं करवाया, लेकिन उसका सर दर्द नहीं खत्म हो रहा। उसका MRI वगैरह कराया है? जी नहीं कराया। नहीं, आप उसका MRI और पूरी इन्वेस्टिगेशन एक प्रॉपर न्यूरो फिजिशियन से तो कराइए। वैसे उस बच्ची को और कोई मसला है, शुगर का, नजर का? नहीं, शुगर नजर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये सर दर्द का जो है ना उसका बहुत ज्यादा मसला है। ये पिछले तकरीबन 2 माह से उसको ये शदीद दर्द हो रहा है। एक डॉक्टर ने हमें ये कहा था कि इसका जो है ना नजूल कहीं इसको जो है ना वो पिट गया, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, वो इसके दिमाग में जो है ना रुक गया है, उसकी वजह से ये सर दर्द है। अभी हमें मुकम्मल तो नहीं इसकी समझ आ रही है, इसको क्या करें। ठीक है, आप कुछ और पूछेंगे उनसे?
अच्छा, ये मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा, इसमें टाइम निकल जाएगा। बहुत शुक्रिया। सिर्फ आपने बताया कि एज ग्रुप है और उसके आधे सर का दर्द है, अगर उसको नौजिया वॉमिटिंग आ रही है यानी कि उल्टी आ रही है, या उसका दिल ख़राब होता है, रोशनी बुरी लगती है, तो ये एक तरीके से माइग्रेन की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये घड़ी घड़ी हो रहा है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी हफ्ते में यानी कि 2-3 दफ़ा हो रहा है, 2-3 दिन। अच्छा, जो माइग्रेन के हेडेक्स होते हैं उनमें एटलीस्ट 7 से 8 और 12 से 24 से 48 आवर्स तक होना चाहिए। अगर वो 7 घंटे से कम हो रहे हैं और वो यानी कि कंटिन्यूस हो रहे हैं, फिर उस पर डाउट भी करना चाहिए कि ये माइग्रेन है। ये माइग्रेन के लिए एक हिस्ट्री चाहिए होती है, बैकग्राउंड चाहिए होती है। तो अगर नॉर्मली जो साइनस का हेडेक होता है वो आधे सर का नहीं होता, तो वो उसकी लोकेशन होती है। तो अगर बच्ची का नाक से सांस आसानी से लेती है, चीखें नहीं आती है, बलगम जो है उसको नहीं आ रहा, तो साइनस का नहीं होना चाहिए। तो लेकिन है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर बच्ची का MRI ज़रूर करा लें। अगर उसकी माँ को या बाप को या किसी और को भी फैमिली में है, तो वो MRI कराने से आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कोई सीरियस चीज़ नहीं है। तो इसका खुराक का, जैसे अभी मैंने बताया कि डाइट जो है, ट्रिगर फैक्टर्स को रोकें, देखें कि उसको साइनस का प्रॉब्लम तो नहीं है और किस वजह से उसको ज़्यादा होता है। इन पे अगर आप काम करेंगे, फिर साथ दवाई देंगे और MRI से आपको क्लियर हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा। तो परेशानी की इसमें मुझे कोई बात नहीं नजर आ। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ लोग बहुत जजमेंटल भी हो जाते हैं, और रिसेंटली भी एक किस्सा हुआ जहाँ पे उनका पूरा रिश्ता इसलिए ख़राब हो गया कि उनको लग रहा था कि जो दुल्हन के फादर हैं वो बिल्कुल ही कोई एक्सप्रेशन नहीं देते। कुछ लोगों का बिल्कुल मास्क लाइक फेस हो जाता है, उनके फेस के ऊपर से सारे तासुरात ख़त्म हो जाते हैं, वो अपने हाथ के अंदर भी ऐसे ऐसे पिन रोलिंग सी मूवमेंट करने लगते हैं, पीछे की तरफ गिरने लगते हैं, स्टिफ से चलते हैं। मैं बात कर रही हूँ पार्किंसंस की। तो क्योंकि अवेयरनेस बहुत कम है तो लोग जजमेंटल भी होते हैं, और पार्किंसंस को लेकर बहुत फिर से रिजेक्शन शुरू हो जाती है सोसाइटी के अंदर। तो थोड़ा सा पार्किंसंस के सिम्टम्स, उनका कंट्रोल, और हमारे तो इतने बड़े जो बॉक्सर थे मोहम्मद अली, उनको भी पार्किंसंस था। बीइंग सच अ ग्रेट मैन, ही आल्सो हैड टू फाइट इट। तो थोड़ा इसके ऊपर भी बात कीजिए। अच्छा, इसमें तो नॉर्मली जो है ना, पार्किंसनिज्म जो है वो आम तौर पे ये भी जल्दी नहीं होता, यंग एज में नहीं होता, लेकिन होता है। आजकल आ रहे हैं हमारे पास केसेस जिनमें बच्चों में 20 और 30 साल के जवानों में भी ये आ रहे हैं सिम्टम्स। इसकी जो ना टाइप्स भी होती हैं, यंगर जो है ना लॉट्स में, उनकी जो है कॉजेज डिफरेंट होते हैं। उसके साथ जिस तरह पार्किंसनिज्म प्लस होता है, यानी कि बाद दफ़ा उसमें एडेड जो मसल की मायोपैथीज आ सकती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज आ सकती हैं, फिर उसमें जो है बैलेंस का इशू आ सकता है, उसमें जो है ना ब्रेन के जो अपर मोटर न्यूरॉन है वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। कोई है प्रिवेंशन, कंट्रोल, अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट कुछ है? अगर ये आना असल शुरू हो जाए, इसको कैसे करें? जो नॉर्मली क्लिनिकली डायग्नोज किया जाता है, अगर एक पेशेंट है वो आपके पास आता है, वो कहता है कि मेरी जो है फिंगर जो है वो मूव करती है खुद ब खुद, और वो आमतौर पे रेस्टिंग टाइम पे करती है, यानी कि उसने रखा हुआ है तो उसकी फिंगर कर रही है, या पाँव की उंगली अंगूठा जो है वो हिल रहा है, और या ऐसी सिम्टम्स हो जिसमें कि जो है वो उसको दूसरे लोग नोट करें कि ये इसका जो फेस है वो स्माइल नहीं करता, पहले करता था, या चलते हुए उसका एक आर्म जो है स्विंग नहीं करता, या चलने में आस्था हो गया, पहले ठीक चलता था, और इसके अलावा जो है नीचे से बैठ के या कुर्सी से बैठ के उठने में स्लो हो गया है, या बोलने में उसकी स्पीच जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। तो ये राइटिंग का भी है, अगर उसको छोटा छोटा लिखना शुरू हो गया है, तो ये कॉमन सिम्टम्स होती हैं। लेकिन इसके अलावा भी इससे पहले जो सिम्टम्स आती हैं वो कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा लोगों में शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें हर चीज़ की स्लोनेस हो जाती है, तो गट की मोटिलिटी भी जो है वो स्लो हो जाती है। कर सकता है, मतलब मेडिकेशन? हाँ, ऑब्वियसली इसमें है, कई ऑप्शंस हैं। फिर ब्रेन के लिए भी है, डिपेंड करता है, ट्रेमर्स टाइप है, रिजिड टाइप है,
डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो उनको एजुकेट करना, लेकिन उसमें फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाना चाहिए, हिम्मत करना चाहिए। अब एक्सरसाइज भी आ गए हैं, फूड भी आ रहे हैं, अब जो है ना अब इस पे बायोमार्कर्स पे भी काम शुरू हो गया है, तो उम्मीद है कि जल्दी डिटेक्शन शुरू हो जाएगी और फिर अर्ली साइन सिम्टम्स होंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर की जानिब बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? जी मेरा नाम सईदा बीबी है, मैं जिला बिहारी से बोल रही हूँ जी। और पूछिए। और हाँ, मेरी एज है तकरीबन 38 से 39 साल है जी। लेकिन मेरा जो है ना बीपी अक्सर लो रहता है जी। और इसके अलावा उनकी कॉल जी, और इसके अलावा जो है ना मैं यानी कि डॉक्टर साहब के पास गई हूँ, साथ में भी दर्द रहता है, लेकिन जब मैं नजर चेक करवाती हूँ तो वो यानी कि हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद जो है ना मेरी नजर जो है ना वो कमजोर होती जा रही है। अच्छा। सर में खास दर्द नहीं होता, लेकिन बाद से मैं सुई में धागा आसानी से डाल लेती हूँ, बाद से नहीं भी डाल सकती। दो भी नजर आता है आपको? 2 नजर आते हैं? 2 क्या नजर आते हैं, लेकिन मेरी आंखें ही नहीं खुलती। अच्छा। आंखें नहीं खुलती क्योंकि मैं जबरदस्ती यानी कि जोर लगाकर आंखें खोलनी पड़ती है। नहीं, और जैसे मैं अंदर बैठी होती हूँ, जैसे ही मैं बाहर जाऊँ या बरामदे में जाऊँ तो बिल्कुल मेरा यानी कि नजर बिल्कुल एक टाइम बंद हो जाता है। मैं आंखों में हाथ रख लेती हूँ, 2 मिनट के लिए रुक जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं यानी कि कुछ मुझे दिखाई देता नजर आता है। कोई रात नहीं होती, कोई इस तरह नहीं। यही मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा टेंशन है। क्या आप मुझे बता सकते कि मैं इसके लिए क्या करूँ? बहुत परेशान हूँ जी। आप का जो मैं सवाल समझा हूँ वो ये है कि आप सर में भी दर्द हो जाती है और आपकी आँख की रोशनी जो है ना ओवर द टाइम वक्त गुजरने के साथ ख़राब हो रही है। लेकिन आपने एक और भी बात को ऐड किया है, वो ये है कि जब आप बाहर निकलती हैं तो आपकी आँख बड़ी चिपक जाती है, खुलती नहीं है, फिर बड़ी मुश्किल से खोलें। इसको ब्लेफरोस्पाज्म कहते हैं। तो ये भी एक डिस्टोनिया की टाइप्स होती हैं, इसका एक अलग इलाज होता है, उसके लिए सर्टेन मेडिसिन हैं, वो आपको न्यूरो फिजिशियन देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल बोटॉक्स भी बहुत दिया जा रहा है फॉर माइग्रेन एंड फॉर ये जो स्पेस्टिसिटी है और ये ब्लेफरोस्पाज्म के लिए। तो थोड़ा सा ये भी लोगों को बताइए, क्योंकि लोग समझते हैं शायद बोटॉक्स सिर्फ एस्थेटिक्स या खूबसूरती के लिए या रिंकल्स के लिए होता है, ऐसा नहीं है। बोटॉक्स एक न्यूरोटॉक्सिन होता है जो थोड़ी देर के लिए पैरालाइज कर देता है कुछ अरसे के लिए और हेल्प करता है। तो इसमें भी जो न्यूरो फिजिशियन से ही बोटॉक्स करवाना चाहिए फॉर दिस रीजन, इसकी बात भी करिए प्लीज। अच्छा, बोटॉक्स का यूज़ तकरीबन 15 साल से हो रहा है। तो शुरू में तो लोग इसको अवॉइड भी कर रहे थे, और क्योंकि लोगों को पता नहीं था, इनिशियली इसको क्रोनिक माइग्रेन्स में दे रहे थे और डिस्टोनिया डिफरेंट टाइप्स की उसमें दे रहे थे, और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है जिस तरह फोकल डिस्टोनिया पर्टिकुलर एरिया के लिए, जिस तरह फेशियल स्पाज्म हो जाता है लोगों को, उसमें देते हैं। जिस तरह ब्लेफरोस्पाज्म जिस तरह आपने बताया कि आँख की है, तो ऐसे में देते हैं। लेकिन मैं मशवरा यही होगा कि आप पहले इसको डायग्नोज कराएं। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जैसे आपने बताया उसके हिसाब से ये चीज़ ऐसी है तो आपको न्यूरो फिजिशियन को दिखाना चाहिए। वो देखें, पहले वो मेडिसिन दें, उससे आपकी कितनी इम्प्रूवमेंट है वो देखें, और फिर उसके बाद जो है वो इंजेक्शन लगाएंगे। इंजेक्शन का असर फोकल में आम तौर पे 3 से 6 महीने रहता है, और उसको 2-3 दफ़ा अगर रिपीट करें तो अक्सर ठीक भी हो जाता है, लेकिन बाद दफ़ा इसको प्रोलॉन्ग यूज़ भी किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बेल्स पैल्सी होती है या फेशियल नर्व्स पैल्सी अचानक लोगों को हो जाता है, लकवा हो जाता है एक आधे फेस का, इसका क्या ट्रीटमेंट है और ये क्यों हो जाता है ऑल ऑफ अ सडन? और ये जो कबूतर का खून पिलाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। अच्छा, उसमें यह है कि आजकल इत्तेफाक से मैं बड़ा हैरान हूँ, बल्कि कल भी मैंने 2 पेशेंट देखे, और उससे पहले ये जो आया था टेम्परेचर एकदम गिरा था और उसमें वायरल इन्फेक्शन बड़ा कॉमन हो गया था, और स्पेशली चक्षुआद और ये बनी गाला और जो एयरपोर्ट का जो एरिया है, उस एरिया से मेरे पास ये फर्स्ट टाइम ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स वहाँ पे जो मेरे पास नंबर ऑफ 20 से ज़्यादा पेशेंट आए जो लकवे के थे। तो वो क्या रीज़न है? वो जो ये है ना, एक तो
लोग जो है ना वो बाज़ दफ़ा समझ रहे होते हैं कि ये स्ट्रोक है, लेकिन ये बाज़ दफ़ा ब्रेन स्टेम स्ट्रोक जो होती है ना उसमें भी इस तरह के अलामात आती हैं, लेकिन उसके साथ एडिड भी होती हैं। तो नॉर्मली मैं लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम 40 से 45% केसेस जो होते हैं ना वो वायरल होते हैं। ठीक है। तो इसको समझाने के लिए आसान लफ्ज़ ये हैं कि जिस तरह आपने अंगूठी पहनी है, तो आपकी अंगूठी अगर आपकी उंगली में फंस जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी उंगली में स्वेलिंग हो गई है जी। तो जो फेशियल नर्व होता है वो ब्रेन से जब आता है तो वो कान के एक सुराख होता है, वो अंगूठी की तरह होता है, तो उसका एक ख़ास डायमीटर होता है, उसमें जब नर्व में स्वेलिंग होती है तो वो वहाँ स्टक हो जाता है, तो उसकी सप्लाई ख़राब हो जाती है, फिर जो सप्लाई लाइन है उसकी सिम्टम्स आ जाती हैं। तो खुद ब खुद ठीक हो जाता है या कुछ करना पड़ता है? नॉर्मली वायरल होता है तो खुद तो नहीं ठीक होता, लेकिन ये है कि इनिशियली कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसमें 20 से 30% केसेस जो होते हैं वो आम तौर पे रिकवर हो जाते हैं खुद। ठीक है। तो लेकिन ये है कि अक्सर औकात जो है 85% उनकी ट्रीटमेंट होती है, और बाद दफ़ा 10 से 15% पेशेंट जो होते हैं उनकी यानी कि कमी कुछ ना कुछ उनकी रह जाती है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो उसमें इनिशियली जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट शुरू कराएंगे, जितना ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, ज़ुबान का आधा जायका नहीं जाता, कान में जो है वो ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है, तो अगर आपका आँख का बंद होना और ये चीज़ का नीचे वाले हिस्से का गिरना ये कम हो जाता है, तो ऐसा ऐसा आप 1.5 से 2 महीने में रिकवर हो जाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट कॉलर की जानिब बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? जी कौन कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई है, वो बीच में आ रही थी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि इसके ट्रीटमेंट का बताया, तो इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं क्या इसी लकवे के? लकवे के क्योंकि ये कॉमनली वायरल है, हर्पीज वायरस की वजह से होता है, तो हम एंटीवायरल देते हैं और साथ उनको स्टीरॉइड्स देते हैं, शॉर्ट कोर्स कराते हैं, और साथ उनको प्रिकॉशंस बताते हैं कि क्योंकि आँख खुली रहती है तो उसमें डस्ट ना गिरे, और उसमें ग्लासेस यूज़ करें, और उसके अलावा ये है कि बाद में पैच अप्लाई करा देते हैं ताकि आँख ड्राई ना हो, और रात को सोने से पहले आप जो है पॉलीफैक्स लगाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों को स्पेशली हमारे यहाँ बहुत अर्ली आजकल डिमेंशिया हो रहा है कि उनकी बिल्कुल दिमाग की सोचने की कैपेसिटी भी ख़त्म हो जाती है, कोऑर्डिनेशन भी ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे लोगों को अल्जाइमर्स डायग्नोज होता है जिसमें उनको फॉरगेटफुलनेस है, मतलब वो बातें भूलना शुरू हो जाते हैं अपने रिसेंट इवेंट्स की। तो इसको कंट्रोल या बेसिकली जनरली ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या रोल है? कौन सी किस्म की डाइट का, ओमेगा 3 फैट्स का, एक्सरसाइज का, और डिमेंशिया को कंट्रोल कैसे करना है और ट्रीट कैसे करना है? जी, डिमेंशिया जो है ना उसको समझना चाहिए कि वाकई डिमेंशिया है या नहीं है। अच्छा। एक डिमेंशिया होता है, एक होता है सूडो डिमेंशिया। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है यंगर लॉर्ड्स जितने भी होते हैं ना 50 साल से कम होंगे, तो वो 90% जो होते हैं ना वो सूडो डिमेंशिया होता है। तो जो इंसान की सोच होती है, यादाश्त होती है, वो डिपेंड करती है कि आप कितने अलर्ट होके सुन रहे हैं, कितने शौक से सुन रहे हैं, और आपका दिमाग जो है वो फोकस है या नहीं है। अगर आपकी थॉट्स जो हैं इधर उधर जा रही हैं, आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको यादाश्त भी नहीं आएगी। ठीक है, आप परेशान हैं, वो हैं, तो आपसे आपका दिमाग कहीं और है, तो मैं आपसे सवाल पूछूं तो आप कहेंगे क्या कहा था, तो आपको तो परसीव ही नहीं किया आपने। तो आपका बेसिकली प्री ऑक्यूपाइड माइंड है। हाँ, तो आपको पहले ये रूल आउट करना चाहिए और ये एकदम परेशान नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं जी हमें याद नहीं है, तो आप जब उनसे सवालात पूछते हैं तो हर सवाल का वो सही जवाब देते हैं, और आप पूछते हैं फलाने दिन आपने क्या किया, वो भी सही होता है, हर चीज़ एकदम उसको पता होती है। तो उसको डायग्नोज इस तरह नहीं करते। बाज़ दफ़ा अर्ली स्टेज में डिमेंशिया जो है उसमें सबसे कॉमन अल्जाइमर्स होता है, फिर सेकंड नंबर पे वैस्कुलर डिमेंशिया होता है। तो उसके लिए फिर आपको रीज़न देखने होते हैं कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट का प्रॉब्लम है, वेस्कुलाइटिस है, और कोई मसले हैं, ऑटोम्यून है। तो लेकिन यह है कि अगर सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें
आप डेफिनेटली वहाँ पे फॉल हो रहे हैं तो अर्ली साइन सिम्टम्स को डिटेक्ट करना चाहिए। बाज़ दफ़ा शुरू में वर्किंग उसकी सही होती है लेकिन वो काम भी सही कर लेता है, लेकिन कुछ अर्से बाद उसको दोबारा ऐसे होना शुरू हो जाता है, तो वो अलार्मिंग सिचुएशन होती है। तो कोई मेडिकेशन होती है डिमेंशिया को कंट्रोल करने के लिए? मेडिसिन सबसे पहले जो है ना, आप अर्ली करेंगे तो फिर आप एक्सरसाइज करने से, ब्रेन को यूज़ करने से, ब्रेन की एक्सरसाइज करने से और इन चीज़ों से जो है वो बेहतरी शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब, आपने कहा ब्रेन को यूज़ करने से, इस बात के ऊपर ज़रूर स्ट्रेस करके हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि दिमाग एक ऐसी चीज़ है जो जितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए उतना बेहतर है, बजाय उसको स्टोर करके रस्ट करने के, ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल एक्सरसाइजेस की तरफ आए, बजाय इसके कि वो सिर्फ बैठ के वीडियोज़ देखते रहते हैं और अपना ब्रेन को डेड कर देते हैं। तो फिजिकल एक्सरसाइज अलॉन्ग विद मेंटल पजल्स, ये सब इसकी इंपॉर्टेंस बच्चों के लिए, स्पेशली ग्रोइंग बच्चे, जो बड़े हो रहे होते हैं बुजुर्ग, उनके लिए भी बता दें, जस्ट एज अ डिपार्टमेंट। अच्छा, इसमें ये है कि जो अभी यंगर लॉट है ना, जो 30 में आ रही है, वो उनमें अक्सर आते हैं कि जी हमें याददाश्त का प्रॉब्लम है। जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं ना, यानी कि नेट पे काम ज़्यादा करते हैं, उनमें ये इशू ज़्यादा आ रहा है। उसकी वजह ये होती है कि जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं आप ब्रेन यूज़ नहीं करते। मसलन है कि आप, मुझे अपना मोबाइल नंबर याद होगा लेकिन अपनी वाइफ का नंबर नहीं याद होगा, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं होती है, अपना एक डालना है तो नंबर आ जाएगा, तो मुझे ज़रूरत नहीं है, ब्रेन यूज़ नहीं कर। तो जो आप टीवी पे, उसमें आप ये सारा स्क्रीन पे आप जो है वो एक आए तो चीज़ आ जाती है, तो आपको यूज़ नहीं करना। पुराने ज़माने में लोग दिमाग यूज़ करते थे, लेकिन जिस तरह आपने कहा ना कि दिमाग को ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, ब्रेन जो है, आपको पता है कि बच्चा क्यों 22 घंटे 23 घंटे सोता है? वो इसलिए होता है कि उसकी मेमोरी डेवलप होनी होती है, टॉक्सिन्स को निकलना होता है, ख्वाब डेवलप होने होते हैं। रात जो है बड़ी नेमत होती है, उसमें ये चीज़ें बड़ा जरूरी होती है कि आपका ब्रेन का सर्किट जो है वो हेल्दी डेवलप हो, उसके कनेक्शन सही बने, तो उसके लिए रेस्ट चाहिए होता है। तो ब्रेन को ओवर यूज ना करें, अंडर यूज ना करें, बिल्कुल, और उसको रेस्ट भी दें और डिफरेंट चीज़ें करें। मसलन ये है कि एक जगह ना बैठे रहें, कभी आप बाहर जाएं, सैरें करें, एनवायरनमेंट देखें, दुनिया देखें, आपको उससे ताजगी हासिल होगी, ब्रेन फ्रेश होगा, सर्कुलेशन अच्छी होगी। एक्सरसाइज करें और फूड हेल्दी खाएं, अनहेल्दी फूड ना खाएं। तो ये सारी चीजें करेंगे तो आपको चीजें बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर राव सुहेल थे, और जैसे उन्होंने कहा, रात की नींद पूरी करें और अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, और सबसे पहले अपनी बीवी का नंबर याद कर लें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।